क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट कर रखा मिसलेनियस एक्सरसाइज का। हम लोग चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस कर रहे थे। एक्सरसाइज 1 2.1 2.2 2.3 हम लोगों ने कर लिया है। इससे पहले वाले सेशन में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 किया था। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। कह रहा था कि लेट एफ, कहता है एफ इक्वल टू एक्स कामा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ जो है उसके आर्डर पेयर ऐसे हैं क्या, उसका जो डोमेन है वो यदि एक्स है तो उसका जो रेंज है बेटा वो क्या है एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग रियल नंबर। जो एक्स हैं क्या बेटा, जो एक्स है वो कहाँ से लिया गया है, रियल नंबर्स। वो सेट जो रियल नंबर है उसमें से एक्स यदि हम लेते हैं, ठीक है, रेंज डोमेन यदि हमारा एक्स है, जो रेंज है वो निकल के आएगा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहता है कि लेट एफ दिस बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, जो इसके क्या बेटा, जो डोमेन है वो रियल नंबर्स लिए गए हैं और जो रेंज है बेटा वो भी रियल नंबर्स लिया गया है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ फंक्शन एफ। कहता है एफ की रेंज बताओ। तो हम बता लेंगे बेटा क्या कहता है, एफ एक्स हमको दे रखा है। यदि ये एक्स है तो ये बेटा एफ एक्स है और एफ एक्स ही हमारे क्या होते हैं, रेंज के एलिमेंट्स होते हैं। तो हम डिफरेंट रियल नंबर्स के लिए डिफरेंट रियल नंबर्स के लिए हम उसका करेस्पॉन्डिंग एफ एक्स यानी वाई या सेकेंड टर्म हम निकाल लेंगे बेटा, निकाल लेंगे ना। तो कैसे करें, सबसे पहले हम रियल नंबर में, ऐसे रियल नंबर में क्या होता है, जीरो होते हैं, ठीक है, सारे इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव वाले, सारे निगेटिव वाले इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स भी होते हैं। रियल नंबर में सारे के सारे नंबर जो हम समझते हैं, जो हम लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर में होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू 0। if x इक्वल टू 0 देन fx जो हमारा है x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा बेटा fx है, यही हमारा y भी है। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स के जगह पर क्या लिखा है बेटा, 0 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। और y इक्वल टू क्या आ गया, 0 अपान 1 और 0 अपान 1 क्या आता है बेटा, 0 आता है, ठीक है। ये न्यूमरेटर में 0 है तो उसका डिनोमिनेटर कुछ भी हो वो 0 आता है। तो हम आपको एक पेयर तो ये मिल गया बेटा, एक्स 0 है तो y भी 0 हो, तो आर्डर पेयर हमारा एक तो ये आ गया, ठीक है। फिर हम x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, -1 लेते हैं। इफ x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, -1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस -1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और 1 -1 का स्क्वायर 1 और 1 मिलकर 2 आएगा, 1/2 आ गया। देखो बेटा, तो अगला आर्डर पेयर हो गया, लेकिन -1 लिया था, -1 कामा 1/2, ठीक है। ऐसे ही x की यदि हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 तो y आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा बेटा, y क्या है, y है एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपान इस 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 1 तो 2, ये भी 2 आ गया। तो यदि हमने क्या लिया, 1 लिया था पॉजिटिव का, तभी ये 1/2 आ गया, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, हमने -1 लिया तो 1/2 आया, 1 लिया तब भी 1/2 आया। हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई मान लेते हैं हम x इक्वल टू ले लेते हैं 10, क्या ले लेते हैं 10। तो y हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा आ जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 अपान 101।
ये हमने क्या लिया था, x की वैल्यू 10 ली है, तो fx यानी y हमारा आ गया है 100/101। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं बेटा, हम ये देख रहे हैं कि यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0 है, तो ये 0 आ जाता है y। fx जो है हमारा जो रेंज है, रेंज का एलिमेंट हमारा 0 आ जाता है। यदि हमारा x 0 है तो fx यानी y हमारा 0 आ जाता है। लेकिन यदि हम कोई इंटीजर लेते हैं, माइनस लेते हैं या प्लस लेते हैं, तो जो y है वो क्या आता है बेटा, 1 से कम आ रहा है। देखो यहाँ 1/2 आया, ठीक है, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ 100/101 आ रहा है। तो लिमिट क्या हो रही है, जो इसका डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर बेटा x², डिनोमिनेटर है 1 + x²। तो कुछ भी होगा बेटा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर कुछ भी होगा, उसके कंपेयर में डिनोमिनेटर ज्यादा है। बात समझना बेटा, ठीक है। 1 है ये 1/2 आ सकता है, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू है इसकी न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, ठीक है। जो जो x हम बढ़ाते जाएंगे तो fx 1 के नजदीक आता जा रहा है बेटा। देखो यहाँ हमारा क्या था, -1 था तो 1/2 आ गया, ठीक है। लेकिन ये हमने 10 ले लिया था तो ये 100/101 आया। ये 100/101 ये 1 के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। यदि यहाँ 100/100 होता तो ये क्या हो जाता, 1 आ जाता। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रेंज है हमारे वो क्या है, या तो 0 है या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है जो क्या है 1 तक हो सकती है। 1 तो नहीं, लेकिन 1 से जस्ट पहले हो सकती है। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और देखते हैं, ठीक बेटा। ये जो है एक वैल्यू और ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं हम 100 ले लिया था, 1000 ले लेते हैं, x = 1000, ठीक है। तो fx यानी y, fx हमारा क्या हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर, ठीक है। ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख हो जाएगा। और ये तो इसमें 1 प्लस कर देंगे 10 लाख में, तो ये आ जाएगा। अब देखो बेटा, ये क्या है, ये x की वैल्यू 1000 है, तो ये 10 लाख अपॉन 10 लाख 1 आया। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 1। तो ये देखो ये क्या बेटा, 1 के ज्यादा नजदीक है। ये पूरा फ्रैक्शनल वैल्यू जो है क्या है, 1 के ज्यादा नजदीक है। तो अब आप जो आपने ये डेटा नोट किए हैं, ठीक है, आपने क्या किया बेटा, जो हमारे फंक्शन था वो कुछ इस तरीके से आ गया। 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0,0 हो सकता है। और क्या लिया था हमने, 1,1/2 हो सकता था, -1, अच्छा इनकी वैल्यू एक ही ना, प्लस माइनस पे 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। और प्लस और क्या लिया था बेटा, +- 10 ले सकते हो आप, +- 10 है तो ये आ जाएगा 100/101, ठीक है। ये इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक। तो आप ये देख सकते हो इसके बाद, इसके नीचे कि इट इज क्लियर फ्रॉम अबव द रेंज ऑफ फंक्शन। अब रेंज क्या होगा फंक्शन का, ये 0 हो सकता है बेटा, 0 हो सकता है, तो 0 की तरफ हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। और क्या हो सकता है, ये 1 नहीं, 1 के नजदीक कोई 1 से पहले कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। तो ये जो है 1 की तरफ हम ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ये आएगा हमारा बेटा क्या, रेंज। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, रेंज क्या हो सकता है, रेंज 0 हो सकता है बेटा, ठीक है। 0 के बाद नंबर लाइन पे राइट साइड में कोई भी वैल्यू हो सकती है जो 1 से पहले है,
क्या बेटा? हाँ, ये जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये मान लो -1 है। तो ये तो हो सकता है बेटा, हैं? fx की वैल्यू 0 तो हो सकती है। कब? जब हमारा x 0 है। यदि x 0 है तो ये वैल्यू हमारी 0/1 आएगा, और 0/1 0 होता है, तो y जो है हमारा 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू जो जो हम बढ़ाते जाएंगे, जो ये 1 के नजदीक आता जाएगा बेटा, ठीक है। ये हम यहाँ 1 ले लेंगे, ठीक है, तो ये 1/2 आ जाएगा, और बढ़ाएंगे, हमने यहाँ 10 लिया तो ये 100/101 आया। तो क्या है बेटा? 0 से लेकर के, 0 से लेकर के ये, ठीक है, 1 से जस्ट पहले जितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज है वो सारी की सारी हमारी क्या हो जाएंगी? रेंज हो जाएंगी। तो जो रेंज का सेट है हमारा बेटा, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। इसलिए हम इसको इस तरीके के ब्रैकेट में, इस तरह के कर्ली ब्रैकेट में लिख करके, सेट के फॉर्म में न लिख करके हमको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्यों? हम अलग अलग एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते बेटा, इसमें बहुत सारे नंबर्स पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज पड़ी हैं, 0 से 1 से जस्ट पहले बहुत सारी बेटा फ्रैक्शनल वैल्यूज पड़ी हैं। तो इसलिए हम सारे सारे नंबर नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि 0 आ रहा है तो 0 की तरफ हम बेटा क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट, कामा लगा देंगे। और 1 से जस्ट पहले, तो 1 नहीं आ रहा तो 1 की तरफ हम क्या करेंगे बेटा? ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रेंज आ गया। रेंज की जो लिमिट्स हैं, रेंज में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, रेंज का जो सेट है वो ये आएगा बेटा। इसको हम लोगों ने कैसे किया? इसको x, कोई भी रियल नंबर है, x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग हम fx यानी y यानी x² + 1 निकालते हैं। तो हम ये पाते हैं बेटा, ये हमने इसको 0 ले लिया तब तो ये 0 आ जाएगा बेटा। लेकिन जो हम नंबर लाइन पे x की वैल्यू राइट साइड में बढ़ते हैं, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव या होल नंबर लेते हैं, या कोई निगेटिव वैल्यू लेते हैं, या निगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, तो क्या आता है? ये 1 से कम आता है, ठीक है। जो जो वैल्यू x की बढ़ती जाएगी, ठीक है, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, तो क्या आएगा? ये 1 के नजदीक पहुंचता जाएगा। तो रेंज के जो हमारे एलिमेंट्स हैं बेटा, वो क्या लेंगे? 0, 1। 0 क्या है? इंक्लूड है, और 1 इंक्लूड नहीं, 1 से जस्ट पहले जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं वो इस रेंज की लिमिट में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि फंक्शन f, फंक्शन g ऐसे हैं ये कि सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब जो हमारा क्या बेटा डोमेन, वो रियल नंबर्स लिया गया है, और रेंज में भी हमारे रियल नंबर्स हैं। बी डिफाइंड बाई, जो f है वो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है fx = x + 1, fx = x + 1, ठीक है। ये हम क्या बेटा डोमेन का मेंबर x लेते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग जो रेंज है वो x + 1 आता है। दूसरा फंक्शन जो g है वो इस तरीके से है कि यदि हम डोमेन का एलिमेंट x लेते हैं तो रेंज का फंक्शन 2x - 3 आता है। कहता है कि f + g ऑफ x बताओ, ठीक है। तो f + g ऑफ x क्या होता है बेटा? ये होता है फंक्शन ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये भी एक फंक्शन है, दोनों का सम कर देते हैं। fx हमको दे रखा है x + 1, ठीक है, और gx दे रखा है 2x - 3, सम कर लेंगे बेटा। तो x और x मिलकर क्या आ जाएगा? 3x, और -3 और +1 मिलकर क्या आ जाएगा? -2। एक आंसर तो हमारा ये हो गया बेटा, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है वो f - g ऑफ x पूछ रहा है हमसे, ये भी हम बता देंगे। ये क्या हो जाएगा? fx - gx, ठीक है। fx क्या है हमारा? x + 1 है,
माइनस का सिंबल डालेंगे और जी एक्स जो है वो हमारा 2x माइनस 3 है। ये सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, x में से 2x जाएगा, हमको माइनस एक्स देगा और 1 और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये हमको प्लस 3 दे देगा और प्लस 3 और 1 मिलकर के 4 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 2x माइनस एक्स आएगा और 1 माइनस माइनस 3 यानी 1 प्लस 3 ये 4 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट भी हम निकाल लेते हैं। f अपॉन g ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, fx अपॉन gx। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x प्लस 1 होल अपॉन 2x माइनस 3। तो इस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। इसमें कुछ नहीं था है? जो हमारे आइडेंटिटी है उस पर हमने कर लिया है। f प्लस जी ऑफ x वही होता है जो fx प्लस gx होता है। f माइनस जी ऑफ x क्या होता है, fx निकाल लेते हैं माइनस gx कर देते हैं। f अपॉन जी ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x अपॉन gx। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट कर रखा है। क्या कर रहा है कि लेट f कोई फंक्शन है, बी एफ फंक्शन कैसा है जिसके ऑर्डर पेयर है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। ठीक है, और ये जो फंक्शन है वो क्या है, फ्रॉम z टू z, मतलब जो हमारे डोमेन्स हैं 1 2 0 -1 ये क्या है, इंटीजर्स वाले सेट से लिए गए। और जो हमारा डोमेन रेंज है बेटा 1 3 -1 और -3, ये भी बेटा कहां से लिया गया है, इंटीजर वाले सेट से लिया गया है। ठीक है, और डिफाइन जो ये फंक्शन है वो डिफाइन कैसे है, जिसमें बेटा x और fx में, x और y में, x और y में, x और y में, x और fx में एक जो रिलेशन है वो क्या है बेटा, fx यानी y इक्वल टू ax प्लस b। क्या दे रखा बेटा, जो y है हमारा वो क्या है, ax प्लस b है। बात समझने की कोशिश करना बेटा। जो हमारा ये टर्म है, ये 1 है 3 है -1 है -3, ये क्या कहलाता है, fx कहलाता है, और fx ही हमारा y है। ठीक है, तो जो ये y है वो कैसे डिफाइंड है, ax प्लस b। जो ये टर्म है पहला टर्म, उसमें हम a से मल्टीप्लाई करें प्लस b करें। ये a और b क्या है, कोई इंटीजर, a और b पता करना है बेटा। तो फ्रॉम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं फ्रॉम ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, पहला ऑर्डर पेयर पकड़ते पहले, ऑर्डर पेयर 1 1। ठीक है, x है हमारा, x क्या है, पहला टर्म होता है ना x, ये 1 है। तो जो fx है, fx ये जो ये 1 है, fx क्या लिखें, y लिख लेते हैं, y भी हमारा 1 है। और जो ये 1 है वो क्या है बेटा, ax प्लस b है, या आप पहले fx लिख लो। fx भी हमारा क्या है बेटा, 1 है। देखो fx ये है, ये ना, ये 1 है। तो fx क्या होता है, ax प्लस b गिवन, क्या गिवन है, fx इक्वल टू ax प्लस b। तो fx हमारा क्योंकि ऑर्डर पेयर में 1 है तो हम fx की जगह बेटा 1 लिख लें। एक हमको पता करना है, a हम लिखा रहने दें, और x क्या बेटा 1 है, x क्या है, x क्या है, यहाँ हमारा ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 है, यही x है हमारा। तो x की जगह हम 1 लिख दें, और b हमको पता ही करना है। तो a प्लस b इक्वल टू 1 आ गया। क्या है बेटा, इसको हम आगे बढ़ाएं, r ये 1 उधर नहीं चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस b इक्वल टू क्या है बेटा 1। एक इक्वेशन ये हमारी बन गई है। हमारे कितने अननोन टर्म है, 2, कौन कौन से, a और b। तो 2 अननोन टर्म्स को
सॉल्व करने के लिए, उनको पता करने के लिए हमको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन हम और बना लेंगे, यही लिख लेते हैं फ्रॉम ऑर्डर पेयर। दूसरा ऑर्डर पेयर पकड़ लेते हैं। दूसरा ऑर्डर पेयर कौन पकड़ ले? 2, 3। क्या पकड़ ले बेटा? आप लोग नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ाओ। वीडियो पॉज करके नोट कर लो बेटा। ये 2, 3 है। तो अब इसमें x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x की वैल्यू क्या है? 2। और fx क्या है बेटा? 3। यहाँ 3 लिख लेंगे। अब यहाँ fx की वैल्यू 3 है तो आप यहाँ 3 लिख लो। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी बेटा? 2, तो यहाँ 2 लिख लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2a प्लस b। क्या आ जाएगा बताइए? 2a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया? 3। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन आ गए, दोनों को हम सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करें? देखो बेटा, यहाँ प्लस का b है, यहाँ भी प्लस का b है, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को, तो b एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसे ही कर लेते हैं। माइनस करना है तो सबको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये b तो कैंसिल हो गया। ये हो गया a माइनस 2a, तो हमको दे देगा बेटा, ये क्या दे देगा? -a। और ये हो जाएगा -3 और +1 हमको दे देगा -2। तो a इक्वल टू हो गया बेटा 2। a क्या आ गया? 2। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब a की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखें बेटा? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन कौन सा बेटा? फर्स्ट में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट। 2 प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1। 2 उधर जाएगा, 1 - 2 तो -1 आ जाएगा। तो हेंस a इक्वल टू क्या हम लोग पा लिए थे? 2। अब b इक्वल टू -1। यही हमारा क्या आ गया? यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी चेक कर सकते हो। अब हमारा चेक हो जाएगा। यदि हम x ले लेते हैं -1, x क्या ले लेते हैं? -1, तो fx, ये हम ये -1 लेते हैं और a की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा ax आ जाएगा क्या? 2 × -1, ये -2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा? -2। और b की वैल्यू है -1, तो यदि हमारा ये -1 है तो करस्पॉन्डिंग y जो है हमारा करस्पॉन्डिंग जो fx है वो -3 आना चाहिए। -3 है, इसका मतलब चेक हो गया। हम लोगों ने जो किया है सोल्यूशन वो हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि लेट r बी अ रिलेशन। r क्या है बेटा? एक रिलेशन है। ठीक है, कैसा रिलेशन है? n to n, मतलब n का नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स का नेचुरल नंबर के एलिमेंट सेट्स के एलिमेंट से रिलेशन बनाया गया है। ठीक है, n to n। n क्या है बेटा? सोल्यूशन हम साथ साथ में कर रहे हैं। n क्या है? n काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। कहां से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। n का n से रिलेशन है। n to n मतलब जो हमारा क्या है? ये सारे एलिमेंट्स डोमेन में होंगे, तो रेंज के एलिमेंट्स भी बेटा हमारे यही सब हैं। इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब देखो बात समझ आई बेटा कि जो ये रिलेशन R है वो कैसा है? इसके ऑर्डर पेयर A B ऐसे है कि A और B दोनों नेचुरल नंबर्स, इसमें से कोई A भी x भी हमारा नेचुरल नंबर से इसका कोई एक है, और जो हमारा fx है यानी जो y है जो सेकंड टर्म है वो भी हमारा नेचुरल नंबर से। लेकिन ये बेटा क्योंकि फंक्शन है
तो विशेष कंडीशन भी है क्या, ए और बी जो रिलेशन है x और fx में जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन हो रहा है, x इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो हम देखो ये जो है ये क्या हो रहा है, fx है और ये x है, तो जो x है वो fx यानी y का स्क्वायर है, ये रिलेशन है। अब हमसे जानना चाह रहा है, 3 पार्ट है बेटा, 2 पार्ट हम बाद में करेंगे। पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, क्या कहता है कि ए बिलोंग आर। ए क्या है, क्या आर का कोई ऑर्डर पेयर है, ए क्या बताता है, ए क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। ए का मतलब क्या है, 1 और 1। ए जो है वही जो x है वही हमारा fx है, 2 2, ठीक है, 3 3। क्या ये सारे के सारे ये एलिमेंट्स क्या रियल नंबर से हो सकते हैं? फॉर ए बिलोंग नेचुरल नंबर, फॉर आर ए कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये आपने ए 9 लिया है तो जो सेकंड टर्म है क्या अगला भी 9 आ सकता है, तो चेक करते हैं बेटा। इसी जो हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में कुछ करस्पॉन्डिंग ऑर्डर पे लिखे बेटा, तो क्या आएगा? ये तो बेटा हम लोगों के समझने के लिए था, ये कि क्या है, ए का मतलब क्या है, क्या ऑर्डर पेयर में 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, ये हमसे जानना चाह रहे हैं। ए कोई भी नंबर ले लो, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ठीक है। 1 के लिए लेते हैं, इफ x इक्वल टू 1, तो जो हमारा fx है ना, fx वो क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा हमको fx पहले लेना पड़ेगा, हमको सेकंड टर्म पहले लेना पड़ेगा, b की वैल्यू हमको पहले लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, b इक्वल टू 1 लेते हैं। इफ b इक्वल टू 1, तो a जो है क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो a इक्वल टू 1 आ गया। तो a का ऑर्डर पेयर a यदि b 1 है तो a भी 1 1 आ जाएगा, तो ये तो बेटा है हमारा, ठीक है। फिर हम 2 पे चेक कर लेते हैं, यदि हम b को 2 ले लेते हैं, क्यों, क्या कह रहा है कि b भी जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। इफ b इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a क्या है, b स्क्वायर है, b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी a आ जाएगा हमारा 4। तो यदि हमने ये 2 ले लिया तो ऑर्डर पेयर 4 आ गया। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। यदि हम b को 3 ले लेते हैं, b इक्वल टू 3, तो a हमारा b स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा। यदि हम ये 3 इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, a इक्वल टू 4 है बेटा, यहाँ देखो a 4 है और b को हमने 2 लिया है, b को जब हम 3 ले रहे हैं तो a हमारा 9 आ रहा है। देखो ये वेरी कर रहा है बेटा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यदि हमने a को b को 1 लिया है तो a हमारा 1 आ सकता है, लेकिन यदि हम 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट्स लेंगे तो दोनों सेम नहीं आएंगे, कि जो हमारा x है वही हमारा fx हो जाए। फॉर ऑल नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ सीधे सीधे लिख लेंगे, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट a बिलोंग r फॉर ऑल a बिलोंग n इज नॉट ट्रू, नो ट्रू। यहाँ पे लिख रहे हैं नो। बात समझ आएगी ना बेटा? यदि हम वैरी करते हैं a की वैल्यू वैरी करते हैं 1 की इतर कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर लेते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग a आता है, ठीक है, fx से जो x निकल करके आता है वो क्या आ जाता है, अलग अलग आता है, ठीक है। 1 पे 1 आ गया, यानी हमने b लिया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आया a, इसको 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9 आया a। तो a और b देखो यहाँ अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। a का मतलब x भी a हो और y भी a हो, ठीक है। जो कोई a क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है,
ए में इसमें से कोई भी नंबर होता है, यदि ये 9 है तो ये भी 9 हो, ऐसा बेटा संभव नहीं है। यदि ये 9 है तो ये क्या है, यदि ये 9 है तो ये 81 हो जाएगा, क्यों, b का स्क्वायर है ये, तो हम यही लिख लेते हैं बेटा। क्या लिखने, ये नोट कर लो, ये वर्किंग दिखा देंगे कि b हमने 1 लिया तो a आ गया हमारा 1, ठीक है। इफ b 2 तो a हो गया 4, if b equal to 3 then a equal to 9, hence it is clear by above, hence क्या लिखे बेटा, hence clear by above that, क्या बेटा, a belong R for all a prime number is not true, ये ट्रू नहीं होगा। क्लियर हो गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम लोग नोट कर लेते हैं। 9 का सेकंड पार्ट हमने नोट कर रखा है। कहता है कि a कामा b बिलोंग R इंप्लाइज b कामा a बिलोंग R, मतलब यदि a कामा b एक ऑर्डर पेयर है किसका, रिलेशन R का, तो b कामा a भी ऑर्डर पेयर होगा किसका, रिलेशन R का, ठीक है। तो रिलेशन R के लिए हमने कुछ यहाँ ऑर्डर पेयर नोट कर रखे हैं। हमने क्या लिया है, b को पहले सेट कर लिया, b की वैल्यू 1 डाला, b की वैल्यू 1 है, तो b का स्क्वायर a है, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर 4, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर है हमारा फर्स्ट टर्म होगा 9 होगा। a जो है वो क्या है, a क्या है, b का स्क्वायर है। b हम पहले लिख लेते हैं, b को हमने 4 लिखा तो b 4 का स्क्वायर 16 आया। कहता है a कामा b बिलोंग R इंप्लाइज b कामा a बिलोंग R, चार नंबर के लिए है। यहां तो बेटा ठीक है, इसमें कोई भी सीक्वेंस कर दो, इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो ये b इधर आ जाएगा, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट 4 कामा 2 9 कामा 3 16 कामा 4 जो है इस सिचुएशन को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम एबव लिख लो, फ्रॉम एबव, ठीक है। 4 कामा 2 बिलोंग R, बट पलट दो, 2 कामा 4 डज नॉट बिलोंग R, ठीक है। ये 2 कामा 4 रिलेशन R का ऑर्डर पेयर नहीं है, क्यों, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता तो यहां आ जाता बेटा, ठीक है। 9 कामा 3 9 कामा 3 बिलोंग R, बट 3 कामा 9 डज नॉट बिलोंग R, ठीक है। हेंस a कामा b belong relation does not imply b कामा a बिलोंग R, ठीक है। ये बिल्कुल इंप्लाई नहीं करता कि ये a कामा b बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो b कामा a भी बिलोंग करेगा, समझ में आया बेटा। 4 कामा 2 तो है इसका सदस्य, लेकिन 2 कामा 4 नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 9 कामा 3 तो है 3 कामा 9 नहीं है। तो a कामा b यदि है तो कोई जरूरी नहीं है कि b कामा a भी सदस्य हो, उसका है बिलोंग कर रहा हो रिलेशन से, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। कहता है कि a कामा b बिलोंग कर रहा है R से, b कामा c यदि बिलोंग कर रहा है R से, तो ये क्या होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि a कामा b बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, b कामा c भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो
ये यदि ये ऐसा है तो क्या ये ऐसा होगा ए कामा सी बिलोंग करे आर से, ठीक है। तो इसकी सिचुएशन हम देख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये बिलोंग करे, हैं, ठीक है। इफ हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं, सिंस ए कामा बी बिलोंग आर, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, देन यहां इफ लिख लेते हैं ना, इफ देन क्या बेटा, ए जो है बी स्क्वायर है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड इफ ये गिवन है कि बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारा बी है वो सी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर्स के लिए चेक करते हैं। अच्छा, सी देखो बेटा सबसे छोटा है, सी का जब स्क्वायर करेंगे तो बी आएगा, और जब बी का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा। तो हम सी को कोई नंबर लेट कर लेते हैं, सी को ये हम 2 ले लेते हैं। इफ सी इक्वल टू 2, देन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर, यानी बी आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। यदि 4 है, इफ बी इक्वल टू 4, तो ए हो जाएगा, ए क्या बेटा, बी का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, यानी ए हो जाएगा हमारा 16। अब देखो आर्डर पेयर कैसे बनेंगे, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी की वैल्यू हमने निकाला 4 और ए की 16, तो 16 कामा 4, ये तो आर्डर पेयर है बेटा, ठीक है। और क्या बेटा कह रहा है कि बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है, बी की वैल्यू कितनी आई है बेटा, बी की वैल्यू 4 आई है, और सी की वैल्यू हमने 2 लिया था, करस्पॉन्डिंग 2, ठीक है। तो देखो ये क्या बेटा, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये बी है और ये सी। तो ए कामा बी तो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, क्यों, इसका स्क्वायर, कंडीशन क्या है बेटा, बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 आना चाहिए, जो 16 है वो ए के प्लेस पे जो फर्स्ट टर्म है आर्डर पेयर का वो 16 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ भी ये सेकंड टर्म का स्क्वायर 4 है, यहाँ बी के प्लेस पे, यानी जो फर्स्ट टर्म है हमारा आर्डर पेयर का वो 4 होना चाहिए, 4 है बेटा, ठीक है। तो अब यही सी को लिख लेते बेटा, तो 16 कामा 4 क्या कर रहा, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 4 कामा 2, 4 कामा 2 ये क्या कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से, रिलेशन आर से, बट ए कामा सी, ए क्या है 16 है, ए 16 है और सी क्या है 2, बट 16 कामा 2 डज नॉट बिलोंग आर, ये बिलोंग नहीं कर रहा, क्यों, जो ये सेकंड टर्म है बेटा, जो बी है, बी का स्क्वायर ए होना चाहिए, सेकंड टर्म 2 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो डोमेन का एलिमेंट है वो 4 आना चाहिए, 4 और 2 ही होगा, ठीक है। या ये 16 है, ये 4 होना चाहिए। तो ये सिचुएशन नहीं वेरीफाई हो रही, क्या कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर से, अब बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इट्स इंप्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग आर, ये क्या हो गया बेटा, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है। तो बस इसी चीज को लिख लेते हैं, फ्रॉम अबव, लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखना है, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम अबव, अच्छा ये क्वेश्चन की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमको कितना लिखना है, यदि ये ऑप्शनल है केवल ऐसे नो लिखना है तो इस तरीके से हम शार्ट में वर्किंग करके यहाँ नो डाल देंगे, ये थोड़ा डिटेल में लिखना है, ज्यादा मार्क्स का है तो थोड़ा सा डिटेल में लिख देंगे। फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट इफ ए कामा बी बिलोंग आर and B comma C belong R, it
does not implies क्या था ए कामा सी बिलोंग आर। कोई जरूरी नहीं कि ए कामा सी रिलेशन का कोई ऑर्डर पेयर हो। कब? जब ए कामा बी ऑर्डर पेयर है रिलेशन का और बी कामा सी भी ऑर्डर पेयर है रिलेशन का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमने नोट कर रखा है। क्या कर रहा है कि लेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 5 9 11 15 एंड 16 और एक एफ दे रखा है, एफ दे रखा है जिसके ऑर्डर पे ऐसे हैं 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11। अब हमसे जानना चाह रहा है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? कौन कौन सी स्टेटमेंट? फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, रिलेशन के लिए हमने क्या सीखा था कि ये रिलेशन ए टू बी तभी होगा बेटा जब ये जो एफ है वो क्या हो, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट हो। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो के क्या होंगे बेटा, जो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर होंगे वो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 4 24 ऑर्डर पेयर आएंगे किसका, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यदि अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, जो एक्स वाले टर्म पे है एक्स वाई, यदि हम इसको लेट कर रहे हैं ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये एफ एक्स है, तो जो एक्स है वो हमारा जो राम है क्या बेटा, जो हमारे डोमेन्स हैं वो सेट ए से होने चाहिए। चेक कर लेते हैं 3 4 2 1 देखो बेटा हाँ सेट ए से है, 2 भी सेट ए से है, 3 भी सेट ए से है, 4 भी सेट ए से है, भी यहाँ 2 है ये भी सेट ए से। ठीक है, और बी वाले देख लेते हैं बेटा, एफ जो है 5 जो है बी से है, 9 भी बी से है, 1 भी बी से है और 5 भी बी से है, 11 भी बी से। तो ये क्या हो गया, ये जो एफ है वो क्या है, एक रिलेशन है। क्यों है, क्योंकि हमने लिख लिया बेटा एस एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बिकॉज एफ इज अ सबसेट। एफ क्या है, सबसेट है। यदि हम इसके पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, 1 का 1 के साथ पेयर बना हुआ है, 1 का 5 के साथ बना हुआ है, 1 का 9 के साथ बना हुआ है, 1 का 11 के साथ बना हुआ है, ऐसे ही 1 का 16 के साथ बना हुआ है, फिर 2 का अलग अलग बना हुआ है, तो उसमें से जो निकल करके आएगा उसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्डर पेयर होंगे। ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। तो यही रीजन है बेटा, रीड कर रहा था जस्टिफाई योर आंसर, हमें ये लिख दिया ये है ये क्या है, रिलेशन है। और क्यों रिलेशन है, क्योंकि ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी है। क्लियर हो गया ना बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट तो हम एस डालेंगे और ये रीजन दिखा देंगे। क्या है रीजन, ये जो ऑर्डर पेयर हैं ये क्या है, ये सारे के सारे सबसेट हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। अब अगला पूछ रहा है हमसे कि f इज अ फंक्शन ए टू बी। अरे फंक्शन के लिए एक चीज ये है जरूरी कि जो डोमेन है हर डोमेन का, क्या बेटा, हर डोमेन की अपनी एक और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 है तो 1 की इमेज 5 से बना दिया। अच्छा क्यों, इसको थोड़ा सा उससे समझ लें डायग्राम से। क्या है, ठीक है, मान लो सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बी के एलिमेंट्स हैं 1 5 9 11 15 और 16। ठीक है, अब देखो ये क्या है बेटा, ये डोमेन है और ये देखिए हर डोमेन की अपनी एक अलग इमेज होनी चाहिए।
ठीक है, अपनी एक और एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ क्या बेटा 1 का 5 के साथ है, 1 का 5 के साथ है रिलेशन, ठीक है। और 2 का किसके साथ है बेटा 9 के साथ, 2 का 9 के साथ है, और 3 का 1 के साथ है, 3 का रिलेशन 1 के साथ है, 4 का रिलेशन 5 के साथ है, ठीक है, और 2 का रिलेशन 11 के साथ। अब देखो बेटा फंक्शन के लिए यहां तक तो ठीक था बेटा, 1 का 5 के साथ है, 2 का 9 के साथ है, और 2 का 11 के साथ है। ये थोड़ा गलत हो गया है। 2 की 2 इमेज आ गई, 2 की इमेज 9 भी आ रही है, 2 की इमेज 11 भी आ रही है। तो ये क्या है बेटा फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए ये जरूरी था कि हर एलिमेंट, every element have one and only one image. Every element of domain have one and only one image. 1 का तो 5 के साथ आया, वेरी गुड। 3 का 1 के साथ आ रहा है, वेरी गुड। 5 4 का 9 के साथ आ रहा है, वेरी गुड। बट 2 है 2 इमेज, 2 की इमेज क्या है बेटा 9 भी है, और 2 की इमेज 11 भी है। ये गलत हो गया। इसी गलती के कारण ये क्या है, जो f है वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। बस यही इसी चीज को हम लिख देते हैं नो। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, सोल्यूशन में लिखेंगे नो। रीजन 2 has 2 image, nine and 11। 2 इमेज नहीं होना चाहिए, since 2 has 2 image 9 and 11, therefore f is not a function। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए नो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि लेट f बी सबसेट ऑफ z कार्टेशियन प्रोडक्ट z, z कार्टेशियन प्रोडक्ट z का एक सबसेट है क्या f। f कैसा है, f डिफाइन किया गया है a b, यदि फर्स्ट टर्म है तो a प्लस बी सेकेंड टर्म है। यदि x a b है तो y क्या है a प्लस बी। a और b क्या है, बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स से। a कोई पॉजिटिव निगेटिव या जीरो इंटीजर हो सकता है, b भी कोई पॉजिटिव निगेटिव या जीरो इंटीजर हो सकता है। क्या कर रहा है, इज f इज अ फंक्शन। क्या कहता है कि f जो है वो क्या फंक्शन है फ्रॉम z टू z। जो ये है ए बी वो कहाँ से लिया गया बेटा, इंटीजर वाले सेट से लिया गया है। a प्लस बी यानी जो y है वो भी इंटीजर वाले सेट से लिया गया है। जस्टिफाई योर आंसर, तो हम थोड़ा सा वर्किंग करते हैं बेटा। a इक्वल टू यदि हमने 1 ले लिया, b इक्वल टू 3 ले लिया, तो आर्डर पेयर क्या बनेगा, a इंटू बी, जो x है हमारा वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 यानी 3 आ गया, और जो y है fx जो है वो a प्लस बी है तो 1 प्लस 3 यानी 4 आ गया। ठीक है, सिचुएशन दूसरी लेते हैं। इफ a इक्वल टू यदि -1 ले लें, क्यों, a कहाँ बिलोंग कर रहा है z से, कोई इंटीजर हो सकता है। हमने माइनस वैल्यू ले ली, a इक्वल टू -1 ले लिया, अब b इक्वल टू -3 ले लिया। तब देखो क्या बनना बेटा, -1 का a b है ना, तो -1 का जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्लस का 3 देगा, और -1 का जब -3 में ऐड करेंगे तो हमको a प्लस बी जो है -4 देगा। अब देखो यहाँ 3 की इमेज क्या है 4 है बेटा, और यहाँ 3 की इमेज -4 है, तो एक ही डोमेन का एलिमेंट दो इमेज बना रहा है। 3 4 के साथ, 3 की इमेज 4 भी है और 3 की इमेज -4 है। ठीक है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, यही चीज हमने लिख दिया है।
there are two image of 3. Example in here 4 and minus 4. Hence f is not a function. क्या है? Is not a function. बस फंक्शन की एक यही कसौटी है, क्या रिलेशन ऐसा हो कि डोमेन का हर एलिमेंट का एक अपनी इमेज हो, एक और एक ही इमेज हो। ठीक है, 3 की इमेज इन 4 है, तो 3 की इमेज -4 भी आ गई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि हर एलिमेंट की अपनी एक और एक ही इमेज हो। 3 का ये इमेज 4 है, तो 3 की इमेज कोई और नहीं हो सकती, 3 की इमेज -4 नहीं हो सकती, यदि ये फंक्शन है। और फंक्शन क्योंकि ये 3 की इमेज 4 भी है, 3 की इमेज -4 भी है, इसलिए ये क्या बेटा? ये फंक्शन नहीं है। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि लेट ए जो सेट है वो क्या है? 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट एफ क्या है? एक फंक्शन है जो कैसे डिफाइन हो रहा है? a to n be defined by fn equal to the highest prime factor of n. Find the range of f. बात समझना बेटा? फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है? a to n मतलब आर्डर पेयर में जो डोमेन है वो ये है, और जो रेंज है बेटा वो आर्डर पेयर नेचुरल नंबर में से। क्या है बेटा? नेचुरल नंबर में से। n क्या है? नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड so on। ठीक है? क्यों बेटा? कहता है कि ये फंक्शन है वो क्या है? fn यानी जो हमारा जो डोमेन है वो क्या होगा? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। n क्या है बेटा? ये वैल्यूज n है, ये वैल्यूज क्या है? n है। इनके जो हाईएस्ट फैक्टर है वो क्या है? वो बेटा रेंज है, वो y है। ठीक है? क्या है बेटा? वो y है। fn जो है वो क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। n की वैल्यू बेटा हम यहां से लेंगे, क्यों? जो हमारा फंक्शन है वो a to n है, जो हमारे डोमेन है वो हमारे सेट a से है, और जो रेंज है बेटा वो नेचुरल नंबर वाले सेट से। तो लिखते हैं बेटा क्या लिखें? रेंज क्या हो जाएगा बेटा? 1 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 1 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो है 1 ही रहेगा। ठीक है? और नहीं 9 पे चलना ना बेटा, हमारा जो ये है क्या n हमको कहां से लेना? 9 से लेना। ठीक है? तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? fn जो है 9 का करस्पॉन्डिंग या क्या हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या होगा? 3 होगा। इसका फैक्टर क्या होंगे? 3 into 3, तो प्राइम क्या है? 3 है, तो ये हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बेटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 ये क्या हो जाएगा? 2 into 5 5 आ जाएगा। 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 कितना हो जाएगा बेटा? 11 ही रहेगा। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा बेटा? 2 into 2 into 3, 2 क्या है? हाईएस्ट प्राइम क्या बेटा? 3 है यहाँ। ठीक है? ऐसे ही 13 का निकाल लेते हैं बेटा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 क्या हो जाएगा? 13 ही रहेगा। तो रेंज हमारे ये आ गए बेटा 3, 5, 11, 3 and 13। जो रेंज वाला सेट है वो क्या आ गया? हमारा 3 हम लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे, और एक 3 आ चुका है इसलिए इस 3 को रिपीट नहीं करेंगे, और 13 लिख लेंगे। यही बेटा हमारा रेंज हो गया। फाइंड द रेंज ऑफ f। तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा हमारा? 3, 5, 11, 13। क्यों? जो हमारे fn था, जो हमारी y वैल्यू थी, जो
रेंज के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, और n हमको कहां से लेना बेटा, यहां से लेना। ये सारे के सारे हमारे n की तरीके से बिहेव करेंगे, n का काम करेंगे। 9 का प्राइम फैक्टर आया 3, 10 का प्राइम फैक्टर आया 5, 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आ जाएगा 11, 12 का बेटा 3 ही आएगा, और 13 का 13 ही रहेगा प्राइम फैक्टर। तो इस तरीके से हमने एक सेट तैयार कर लिया 3, 5, 11 और 13 का, यही हो गया सेट ऑफ रेंज, या रेंज हो गया हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 के होते होते ये मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन की कंप्लीट हुई। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर